डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बलरामपुर में सीएम साय का दौरा, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पहुंचे सीएम, महिलाओं के आत्मनिर्भरता मॉडल की सराहना की। सुशासन तिहार पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, सुशासन तिहार 1 मई से 10 जून तक चलेगा। 40 दिनों तक विशेष समाधान शिविर होगा आयोजित। प्रदेश भर में शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का होगा समाधान। सीएम सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सरना धर्म के लिए अलग कोर्ट की फिर उठाई मांग, कहा स्वतंत्र भारत में नहीं मिल सकी अलग पहचान। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने यूपी की आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक बदलाव को लेकर किया बड़ा दावा। सीएम योगी ने कहा बीमारू से रेवेन्यू सरप्लस राज्य बना यूपी। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर किया हमला। 2017 में सरकार बनने के समय खजाना खाली था, वित्तीय अव्यवस्था चरम पर थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके, जहां छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से सीधे संवाद किया और उनके कार्यों की सराहना की। यह कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसा क्षण था जहां आत्मनिर्भरता की कहानियां सामने थी। संस्थान में पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने सभी को जय विहान कहकर संबोधित किया, जिससे पूरे वातावरण में उत्साह और ऊर्जा का संचार हो गया। यहां मौजूद महिलाएं और प्रशिक्षु अपने अनुभव साझा करते नजर आए। रामचंद्रपुर विकास खंड के केवली गांव की अनुराधा गुप्ता ने बताया कि वे बिहान योजना से जुड़कर पशु सखी के रूप में काम कर रही हैं। वे गांव में पशुओं का सर्वे करती हैं, बीमार पशुओं की जानकारी देती हैं और किसानों को पशुपालन की जानकारी उपलब्ध कराती हैं। इससे ग्रामीण स्तर पर पशु स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि आरसेटी के माध्यम से अब तक 16 बैचों में 510 से अधिक ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण केंद्र की गतिविधियों का अवलोकन किया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की असली ताकत महिलाओं और युवाओं के हाथों में है। यह दौरा ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। जशपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जब वे अचानक स्कूल परिसर पहुंचे और बच्चों के साथ मैदान में उतरकर क्रिकेट खेलने लगे। जशपुर जिले के ग्राम भैंसा मुंडा में शासकीय प्राथमिक शाला चंदागढ़ के परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री को अपने बीच खेलता देख बच्चों की खुशी दोगुनी हो गई और पूरा माहौल उत्साह से भर उठा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से पढ़ाई और खेल को लेकर बातचीत की और उनकी दिनचर्या के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की स्थिति का भी जायजा लिया और कलेक्टर को निर्देश दिए कि बच्चों के लिए क्रिकेट किट और स्पोर्ट्स ड्रेस उपलब्ध कराए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी बेहतर अवसर मिलने चाहिए ताकि वे अपने खेल कौशल को निखार सके। इस दौरान उन्होंने सरपंच रोशन प्रताप सिंह से भी गांव के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गर्मी के दिनों में आयोजित सुशासन तिहार का शुभारंभ 1 मई से हो गया है, जो 10 जून तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश भर में समाधान शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सुशासन तिहार के तहत 40 दिनों तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और सरकार को जनता के और करीब लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के जरिए सरकार लोगों की सेवा और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अभी गर्मी का दिन है और गर्मी के दिनों में लोग थोड़ा काम वाम भी ज़्यादा नहीं होता है, तो फुर्सत में भी रहते हैं और इसीलिए सुशासन तिहार
का आयोजन किए हैं। 1 मई को इसका शुभारंभ हुआ है और 10 जून तक चलने वाला है। कुल 40 दिन तक चलेगा और 40 दिन के अंदर में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों जगह समाधान शिविर लगेंगे और उसमें जनता की जो भी समस्या होगी उसका त्वरित निराकरण होगा। और इस त्योहार का उद्देश्य ये है कि हम लोग सरकार के माध्यम से जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो योजना उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कहां तक पहुंच रहा है, ये सब उनके साथ संवाद करके जानने के लिए भी पूरी सरकार लोगों के बीच में निकली हुई है। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए देश की राजनीतिक दशा को लेकर भी टिप्पणी की। अरुण साव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने खेला कर टीएमसी को टाटा बाय बाय कर दिया है। उनके अनुसार चुनाव परिणाम ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि देश में राजनीतिक माहौल बदल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में देश भगवामय होता दिखाई दे रहा है, जो जनता के विश्वास और बदलाव की इच्छा का परिणाम है। उप मुख्यमंत्री ने इससे बेहतर शासन और नई दिशा की ओर बढ़ते भारत की झलक बताया और कहा कि लोग अब परिवर्तन के पक्ष में हैं। असम में इतिहास बना है, लगातार तीसरी बार कांग्रेस के सारे हथकंडों के बावजूद हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने का षड्यंत्र किया। उन सारे षड्यंत्रों को असम की जनता ने धता बताया और इतिहास बनाते हुए लगातार तीसरी बार असम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और तमिलनाडु में भी सनातन को गाली देने वाले, सनातन को अपमानित करने वालों को तमिलनाडु की जनता ने करारा सबक सिखाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इन दिनों राजनांदगांव जिले के दौरे पर हैं। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने शहर के प्रसिद्ध मां शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष निवास में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात भी की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर रमन सिंह ने पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि असम, पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम यह संकेत दे रहे हैं कि देश की जनता कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है और लगातार बदलाव चाहती है। रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उस पर जनता का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम की जनता ने इस दिशा में भरोसा जताया है। उन्होंने आगे कहा कि यह परिणाम जनता के संघर्ष और भाजपा की रणनीति का असर है। रमन सिंह ने पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई और धन्यवाद देते हुए कहा कि यह बदलाव जनता के निर्णय और विश्वास का परिणाम है। रायगढ़ जिले के पत्रकारों के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब ओपी चौधरी ने वार्ड क्रमांक 27 में प्रस्तावित प्रेस क्लब भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। यह भवन 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा, जिसमें 20 लाख रुपए शासन द्वारा तथा 30 लाख रुपए विधायक निधि से स्वीकृत किए गए हैं। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके सतत प्रयास, संवाद और फॉलोअप का परिणाम है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ प्रेस क्लब अध्यक्ष हेमंत थवाइत और सचिव नवीन शर्मा के प्रयासों से भूमि संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही निर्माण कार्य को गति मिल सकी। साथ ही उन्होंने नगर निगम और संबंधित अधिकारियों की सराहना की, जिन्होंने टेंडर प्रक्रिया समय पर पूरी कर कार्य प्रारंभ कराया। देश का चौथा स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकार वार्ता होटल, धर्मशाला और राजनीतिक कार्यालय में होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेस की अपनी गरिमा है, इसलिए पत्रकार वार्ता प्रेस क्लब में ही होनी चाहिए। श्री चौधरी ने निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि भवन निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और पूरी राशि का उपयोग बेहतर एवं टिकाऊ निर्माण के लिए किया जाए। उन्होंने भवन के डिजाइन को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप रखने की बात कही, ताकि आगे चलकर प्रथम तल का विस्तार किया जा सके। कई दशकों से बहुप्रतीक्षित प्रेस क्लब की आवश्यकता हर कोई महसूस करता था। उसके जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करके
आज 50 लाख की लागत के भवन निर्माण के प्रथम चरण के लिए भूमि पूजन किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेस क्लब को स्थापित करके एक अच्छे मीडिया के कल्चर को स्थापित करने की दिशा में आज की तारीख मील का पत्थर साबित होगी। और सब लोग मिल करके, हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष हेमंत जी, हमारे सचिव नवीन जी, पूरे प्रेस क्लब के साथ ही सकारात्मक रूप से इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल में अवैध सागौन पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। गौरेला रेंज के पंडरी पानी बीट में सामने आए इस मामले के बाद वन विभाग हरकत में आ गया। सूचना के अनुसार मौके पर लगभग 1000 से अधिक सागौन के ठूंठ पाए गए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर अवैध कटाई की पुष्टि होती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ, एसडीओ, डिप्टी रेंजर सहित वन विभाग का उड़न दस्ता टीम के साथ मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की गई। टीम द्वारा आसपास के घरों की तलाशी ली जा रही है और पास स्थित तालाब से भी लड़कियां बरामद की गई हैं। काफी लकड़ियां बरामद की गई हैं। डीएफओ ग्रीष्मी चांद ने बताया कि यह क्षेत्र लगभग 102 हेक्टेयर में फैला सागौन प्लांटेशन है, जहां अतिक्रमण की शिकायतें पहले भी मिली थी और नोटिस जारी किए जा चुके थे। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस मामले में विभागीय लापरवाही हुई है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध रूप से सागौन कटाई करने वालों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौके पर सागौन लकड़ियों की जब्ती और विस्तृत जांच जारी है। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी जनगणना 2027 को लेकर एक बड़ी मांग की है। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर आदिवासियों की अलग पहचान के लिए सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने की मांग की है। इस पत्र की प्रतियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल संतोष गंगवार को भी भेजी गई है। हेमंत सोरेन ने पत्र में उल्लेख किया है कि जनगणना के दूसरे चरण में व्यक्तिगत आंकड़ों के साथ धर्म से संबंधित जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसी संदर्भ में उन्होंने आदिवासी समाज के सरना धर्म के लिए अलग कोड देने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यह मांग पहले भी की जा चुकी है और इसमें राज्य की आकांक्षा, विधानसभा का संकल्प और आदिवासी समाज की भावना शामिल है। पत्र में कहा गया है कि जनगणना केवल आंकड़ों की गिनती नहीं, बल्कि उनके विश्लेषण का आधार भी है, जिससे नीतियां, कल्याणकारी योजनाएं और संवैधानिक संरक्षण तय होते हैं। आदिवासी समाज की पहचान उसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़ी है, जो उसके विकास को प्रभावित करती हैं। सीएम सोरेन ने पत्र में आगे लिखा कि आजादी से पहले जनगणना में विभिन्न समाजों की धार्मिक पहचान दर्ज होती थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में आदिवासी धर्म को अलग से दर्ज करने की परंपरा नहीं रही। उन्होंने सरना धर्म की विशेषताओं जैसे अलग पूजा पद्धति, प्रकृति और ग्राम देवता की पूजा, पारंपरिक त्योहार और पुजारियों की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए इसे विशिष्ट धर्म बताया है। पत्र में कहा गया कि 2011 की जनगणना में अलग कोड नहीं होने के बावजूद देश के 21 राज्यों में करीब 50 लाख लोगों ने स्वेच्छा से सरना धर्म दर्ज कराया था। ऐसे में अलग कोड मिलने से आंकड़ों का बेहतर संकलन संभव होगा। अंत में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि 2023 के पूर्व अनुरोध, विधानसभा के संकल्प और आदिवासी समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए जनगणना 2027 के दूसरे चरण में सरना धर्म को अलग कोड दिया जाए। कमर्शियल गैस की कीमत में बढ़ोतरी पर केंद्र के खिलाफ विपक्ष के आरोपों के बीच लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को करारा जवाब देते हुए झारखंड विधानसभा में मुख्य सचेतक एवं प्रदेश भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। इस क्रम में उनसे रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने खास बातचीत कर उनका जवाब जाना। तो वहीं हटिया विधायक ने तारीफ को लेकर भारत के प्रति अमेरिका के रवैये से जुड़े सवाल से खुद को अलग रखने का प्रयास किया। के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है केंद्र सरकार पर। न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष बल्कि देखा जाए तो इंडी गठबंधन के नेता, सपा नेता अखिलेश यादव से लेकर कुमारी सैलजा का कहना है जो महंगाई बढ़ी है, इस पर गैस के दाम बढ़ने पर यह हमला हुआ है। मजदूर दिवस पर गैस की कीमत बढ़ गई है। क्या कहना है हमारे बीच भाजपा के विधायक और मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल जी। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि आज गैस या तेल की जो किल्लत हो रही है, आप पहले देखे होंगे कि जो
ईरान में इजराइल अमेरिका का जो युद्ध हो रहा था, जिस हार्मोन से शिप आते थे, वहाँ पर प्रॉब्लम होने के चलते जो इंपोर्ट था उसमें भारी गिरावट आई। उसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़े, आम आदमी पर पॉकेट पर लोड ना बढ़े, इसके चलते उन्होंने पूरे एक्साइज ड्यूटी को माफ कर दिया। आज भी जो पुराना रेट था डीजल और पेट्रोल का, वही रेट में मिल रहा है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखिए कि बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 450 रुपया 500 रुपया डीजल और पेट्रोल का दाम इस युद्ध के कारण हो गया। लेकिन हम लोग तो बधाई और धन्यवाद देंगे अपने देश के प्रधानमंत्री जी को कि इन्होंने बगल पड़ोस के देश में 500 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना यहाँ पर मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल जो हैं तमाम मुद्दों पर बात करते नजर आए। हालांकि भाजपा नेता जो राम माधव है, उन्होंने जो अमेरिका में कहा था, इस पर वो टिप्पणी करने से बचते भी नजर आए। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। सरायकेला जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देर रात मोबाइल की रोशनी में प्रसव के दौरान हुई कथित लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत पर पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है, जिस पर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग पर जोरदार हमला किया है। तो वहीं इस संबंध में एक वीडियो जारी कर प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर संबंधित विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर इस मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया और त्वरित संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए जांच शुरू कर दी है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की खबरों की, जहां भागलपुर में गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु एक बार फिर खतरे की जद में आ गया है। आधी रात करीब 12:50 पर पुल के पिलर नंबर 133 के पास सड़क का एक बड़ा स्लैब अचानक टूटकर गंगा में गिर गया। गनीमत रही कि मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों और प्रशासन की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। उस समय पुल पर कई वाहन मौजूद थे, लेकिन समय रहते सभी को पीछे हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। भागलपुर स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल यानी आरपीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के बीच आरपीएफ ने हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। दरअसल आरपीएफ पोस्ट कमांडर अमित कुमार गिरी के नेतृत्व में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। विश्वसनीय सूत्र से सूचना मिली थी कि हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेसवे के जरिए शराब की बड़ी खेप तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही टीम ने भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सघन जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान फुटओवर ब्रिज के पास 3 कपड़े के बड़े बंडल और एक प्लास्टिक बैग संदिग्ध अवस्था में पाए गए। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा की जीत का स्वागत किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर कहा कि राज्य को बांग्लादेश बनाने की कोशिश थी, लेकिन जनता ने ममता बनर्जी को नकार दिया। उन्होंने कहा कि देश भर की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया और यह जीत कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का दिन है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के नव चयनित लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक बदलाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी की छवि ऐसी थी कि कोई बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं था, लेकिन अब राज्य रेवेन्यू सरप्लस बन चुका है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 2017 में सरकार बनने के समय खजाना खाली था और वित्तीय अव्यवस्था चरम पर थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले बिना बजट के खर्च और रेवड़ी संस्कृति ने प्रदेश को बीमारू बना दिया था। वित्तीय अनुशासनहीनता और कुप्रबंधन का इससे ज्यादा विभत्स दृश्य क्या होगा। आप लखनऊ में जब यहां से निकलते होंगे, सामने एक बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग दिखाई देगी आपको, उसको कहते हैं जेपीएन
सेंटर। इमरजेंसी के खिलाफ जिस महापुरुष ने शंखनाद करके भारत के लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना योगदान दिया था, ऐसे जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे वो सेंटर 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना प्रारंभ हुआ। लागत थी 200 करोड़, खर्च हो गए 860 करोड़ और अभी भी अधूरा। यह है वित्तीय कुप्रबंधन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से पहुंचे फरियादियों से मुलाकात की और आश्वस्त किया कि सरकार हर उचित समस्या का समाधान कराएगी। अगली खबर है, जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व वरिष्ठ पदाधिकारियों से महत्वपूर्ण शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।